सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ यूपी जीके। ठीक है, ये हमारी आज पहली क्लास रहने वाली है यूपी जीके की। और आई नो आप में से काफ़ी लोगों को बहुत टाइम से वेट था कि सर यूपी जीके के लिए स्टार्ट करिए, बिकॉज यूपी लेखपाल के लिए वैसे तो ये है जो हमारा यूपी लेखपाल का जो बैच स्टार्ट हुआ है उसके लिए, बट दिस विल हेल्प फॉर ऑल योर एग्ज़ाम्स, चाहे आप यूपीएसआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर यूपी होम गार्ड के लिए, फिर यूपी के किसी स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए। बिकॉज आपको पता है यूपी में बैक टू बैक एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं और उसका कारण भी आपको पता है, चुनाव है ना। तो कारण कुछ भी हो, लेकिन वैकेंसीज़ क्योंकि दबा के आई हैं और आने वाली हैं, तो इसके लिए यूपी जीके बहुत स्पेशल रोल प्ले करने वाला है। अब क्योंकि स्पेशल रोल प्ले करने वाला है तो फिर स्पेशल पर्सन भी तो होना चाहिए पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सरप्राइज़ देखना चाहोगे? सरप्राइज़ या फिर काइंड ऑफ गिफ्ट आपके लिए। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर तो बोलना भूल ही गया। देखो हम कब से स्टार्ट करें, तो मैं 1 जनवरी के एक्चुअली वेट कर रहा था कि न्यू ईयर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। ओके सर, ये बैच की क्लासेस हैं जो मैं फ्री लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ यूट्यूब पे, जैसे कि मैं 4.0 बैच में करता हूँ उस तरीके से। ठीक है, तो चलो कुछ स्पेशल दिखा देते हैं, देन बेटा क्रिस का गाना तुम्हें सुनवाते हैं अभी, ठीक है। और उसके बाद पढ़ते हैं, ठीक है। दिखा दें, कहाँ गया, ये रहा। ओके, सेम टू यू। चलो दिखा देते हैं, जल्दी से आपका टाइम नहीं लेते हैं, सो दैट कि हम जल्दी से स्टार्ट करें। और फिर बहुत इंटरेस्टिंग वे से मैं आपको मतलब दिखाने से पहले, मतलब वो दिखाने से पहले, वो से मेरा मतलब है वो गिफ्ट दिखाने से पहले कुछ और मत समझना, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स यूपी जीके में आपको मास्टर ना बना दिया ना, तो मैं भी मास्टर नहीं फिर। ठीक है, तो यूपी जीके में मास्टर हो जाएंगे हम। बहुत ही आहिस्ते से लेके चलेंगे और बहुत ही आनंद आएगा आपको। शायद ही कुछ कभी ऐसा लगे कि सर हैवी हो गया, इस तरीके से हो गया। बहुत ही ग्रेजुअली स्टार्ट करेंगे। और जो मैप को लेके आपको बहुत दिक्कतें रहती हैं, सारी कुछ डिस्ट्रिक्ट से लेके एक से, आप ये मानिए कि अब 0 से हीरो टाइप, ठीक है। तो यूपी जी के अलग बैच है, ये ओनली यूपी जी के ओनली स्पेशल बैच। देखते हैं अगर इफ़ पॉसिबल, देखते हैं, ठीक है, इफ़ पॉसिबल। बाकी तो 3.0 4.0 बैच में जो है उनके लिए आई थिंक ओपन तो है। खैर, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ उससे पहले जो आप लोगों के लिए क्या है, गिफ्ट है। ठीक है, यानी कि आप लोगों के लिए डिजिटल नोट्स भी तैयार हो चुके हैं गाइस, समझ रहे हैं आप। यानी कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है इसके। ये जो देख रहे हैं आप, ये नोट्स हैं, ये हिंदी में ऐसे इंग्लिश में भी हैं। इंग्लिश वाले भी दिखा दें क्या? ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर के ऐसे नोट्स हैं ये। तो सारे नोट्स आपको एकदम बढ़िया तरीके से सब मिलने वाले हैं। ऐसे आपको इंग्लिश के भी मिल जाएंगे, इंग्लिश के भी यहीं कहीं दबे होंगे। तो ये आपको नोट्स इसी बैच के अंदर मिलने वाले। तो आपको नोट्स भी बनाना नहीं, करना क्या फिर, आराम से बस पढ़ना है, ठीक है। बस थोड़ा सा अटेंटिव होके, क्योंकि बीच बीच में क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे। ओके, तो स्टार्ट किया जाए। ऑल राइट, तो ऑफिशियल सिलेबस कीवर्ड फॉर द लेखपाल यूपीजी का ये रहा। हिंदी में भी है, उसमें भी दिखाते हैं अभी। हिस्ट्री एंड कल्चर और बाइलिंगुअल रहेगा, यानी इंग्लिश और हिंदी मीडियम किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है यहाँ पे। ओके, कैसा लगा नोट्स, कैसे लगे? टाइम ही रहेगा क्या? यस, टाइम ही रहेगा। अच्छा, कैसे लगे नोट्स बताओ। तो हिस्ट्री एंड कल्चर में हिस्ट्री ऑफ यूपी देखेंगे, इतिहास अगेन सब हिंदी में भी लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, ठीक है, जो वन है, वन्य जीव, खान और खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, समसामयिक घटनाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियां आदि। यानी कि इसको यहाँ पर डिवाइड कर दिया है हिस्ट्री एंड कल्चर, जो आपका जो ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट वाला पार्ट है, ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ठीक है, जो यूपी का वो जिसमें इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड
बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट भी आ जाएगा, पॉलिटी ऑफ यूपी जिसमें पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा, करंट इवेंट्स आ जाएंगे और अचीवमेंट्स ऑफ यूपी। ज्योग्राफी में अगर आप देखेंगे तो ज्योग्राफिकल लैंडस्केप, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज आएंगे, क्लाइमेट एंड सॉइल, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, माइंस एंड मिनरल्स। हिस्ट्री एंड कल्चर में हिस्ट्री ऑफ यूपी, कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, फेस्टिवल, फोक डांस, लिटरेचर, रीजनल लैंग्वेजेस, सोशल कस्टम्स, हेरिटेज एंड टूरिज्म। तो घुमा फिरा के बात यह है कि आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें इस कोर्स में कैटर होंगी। तो आज का जो लेक्चर है, ठीक है, आज का लेक्चर है वो अभी आई थिंक ठीक होगा, ठीक है, अभी प्रॉपर है, अभी कंफर्म करेंगे, अभी सारी चीज़ें प्रॉपर है, कोई अभी इश्यू तो नहीं है, अभी एक बार कंफर्म करो ना। ओके, सारी चीज़ें प्रॉपर है। ओके सर, कोई पनौती आ गया है क्लास में हाँ शिकर लग तो रहा है, चलो कोई नहीं, ऑलराइट अभी ठीक होगा सारी चीज़ें। ओके कोई इशू नहीं है, एकदम परफेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम बेसिक्स जानेंगे। अगेन आई थिंक मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, शायद आई थिंक तभी बफरिंग हो गई थी, कि हम यूपी के बेसिक्स जानेंगे। टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, कौन सी सदर्न मोस्ट है, नदर्न मोस्ट है, ईस्टर्न मोस्ट है, वेस्टर्न मोस्ट है, ठीक है, एंड कैपिटल क्या है, नाम क्या है, कब क्या नाम था, ठीक है, कब डिवीजन हुआ, क्यों डिवीजन हुआ, वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। दैट इज़ हिस्ट्री या फिर बेसिक्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूपी इंट्रोडक्शन एज स्टेट, यानी कि इसमें हम अगर देखें तो हिस्ट्री वाला कंपोनेंट सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें भी इंट्रोडक्शन एज अ स्टेट। पहले तो ये मैप देखो आप, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का मैप है जो कि मैं आपको बार बार दिखाता रहूँगा, ठीक है, सो दैट कि हमें जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हमारे दिमाग में छप जाएँ। एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं छपेंगी, ओवर द टाइम। मैं आपको अभी जैसे इसी क्लास में, ये तो मैं आपको उससे गारंटी ले रहा हूँ कि इसी क्लास में एटलीस्ट 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट आप एकदम आपके फिंगर टिप्स में होंगी कि कौन सी कहाँ पे है, वो कैसे होंगी वो भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, अपने आप होंगी। सबसे पहले बेसिक प्रोफाइल जान लेते हैं। किसी के बारे में अगर हमें डिटेल में जानना है तो पहले उसके बेसिक्स जानने पड़ेंगे। तो हम पहले अपने स्टेट के बारे में बेसिक प्रोफाइल जानते हैं इसकी। ये बेसिक प्रोफाइल है, कुछ रट्टा वाली फिकेशन वाली चीज़ें आई नो कि स्टार्टिंग में थोड़े रट्टा फिकेशन वाली चीज़ें आ गई, लेकिन अभी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आएंगी, ठीक है, जहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट्स की मार्किंग करेंगे और लार्जेस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, और सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन थोड़ा से पहले बेसिक्स जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका नाम जो था 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत पड़ा, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, यानी ओरिजिनली इसका नाम उत्तर प्रदेश नहीं था, क्या था, उत्तर पश्चिमी प्रांत था। देन उसके बाद 1877 यानी 1877 से उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध। पहले नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, फिर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में आगरा और अवध जोड़ दिया गया बस 1877 में, 77 में आगरा और अवध। देन उसके बाद 1902 में फिर से नाम चेंज हुआ, आगरा एवं अवध के संयुक्त प्रांत हो गया, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। एंड देन उसके बाद 1937 में 1937 में यूनाइटेड प्रोविंस हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया। एंड फाइनली 24 जनवरी 1950, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? पॉलिटी अगर आपने पढ़ी है, पॉलिटी कितने लोगों ने स्टार्ट कर दिया है बैच से, तो वहाँ पे हमने देखा है कि हमारा जो देश का नेशनल एंथम है और जो नेशनल सॉन्ग है, यानी कि जो राष्ट्रगान है और जो राष्ट्रीय गीत है, ये दोनों ही इसी दिन को अडॉप्ट किए गए थे बाई आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा ने इसी डेट को ये दोनों अडॉप्ट किए गए थे और राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री इलेक्ट किया गया था इसी डेट को। और इसी के 2 दिन बाद हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को एनफोर्स किया, यानी लागू किया, ठीक है। तो ये ईयर्स ध्यान रखने पहले तो 1836 से 70, 1902, 1937 एंड देन 1950। पहले नाम क्या था? उत्तर पश्चिमी प्रांत। देन उसके बाद उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध। देन उसके बाद आगरा एवं अवध के संयुक्त प्रांत एंड देन 1937 में संयुक्त प्रांत, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट का कब हुआ? तो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ 1 नवंबर 1956 को। कैसे हुआ वो समझो। अब जिन्होंने पॉलिटी पढ़ी उनको आसानी से समझ में आ जाएगा, नहीं भी है तो भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा बेसिक्स आप जान लो कि क्यों रीऑर्गेनाइजेशन किया गया स्टेट्स का। हुआ ये कि जब भारत आज़ाद हुआ, ठीक है, उसके बाद से स्टेट्स को भाषा के आधार पे यानी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाने की मांग उठने लगी कि भाई भाषा के आधार पे डिवाइड किया जाए, फिर बनाया जाए स्टेट को। तो काफ़ी सारे कमीशन बने, जैसे कि एक धार कमीशन बना, एस के धार जी की चेयरमैनशिप पे। कब बना ये?
1948 की बात है, तब बनाई है। ठीक है, तो धार कमीशन ने बोला कि नहीं, प्रशासनिक कारणों की वजह से राज्य बनना चाहिए, ना कि भाषा के कारणों की वजह से। ठीक है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे बनना चाहिए, ना कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे। फिर एक कमीशन और बना, JVP कमेटी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थे। क्योंकि ये यूपी जीके का पार्ट नहीं, इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूँ अलग से, क्योंकि और वैसे भी पॉलिटी में सब हो रखा है हमारा। तो ये भी जब कमीशन बनता है 48 में, तो इसने भी मना कर दिया, ये भी भाषा के आधार पर नहीं बनना चाहिए। लेकिन फिर आपको पता है कि जो आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर जो पोट्टी श्री रामलू जी हैं, वो एकदम अनशन पे बैठ जाते हैं, आमरण अनशन पे, फास्ट एंड टू डेथ पर, उनकी डेथ भी हो जाती है। गवर्नमेंट पे प्रेशर आता है और आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पे बनाना पड़ता है, यानी कि आंध्र प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। भाषा के आधार पे बनने वाला देश का पहला राज्य बना 1953 में। बाकी राज्यों ने भी मांग उठा दी, तो फिर एक कमीशन बना, फजल अली कमीशन। फजल अली जी की चेयरमैनशिप पे 1953 में ही, 1953 में ये बना था आंध्र एज अ लिंग्विस्टिक बेसिस पे, और 1953 में उसके बाद ये कमीशन बना, फजल अली कमीशन। और इसमें 3 लोग थे, फजल अली चेयरमैन थे, हृदयनाथ कुंजरू थे और HM पानीकर थे। तो इन्होंने एडवाइस किया, इन्होंने बोला कि हाँ, लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाया जा सकता है राज्य को। हाँ, वो बात इन्होंने बोल दिया कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट की थ्योरी नहीं चलनी चाहिए, कि एक भाषा और एक राज्य, क्योंकि ऐसे तो बहुत भाषाएं भारत में, ऐसे तो पूरा भारत बट जाएगा। तो वो थ्योरी इन्होंने नेगेट कर दी, लेकिन ये बोल दिया कि हाँ, भाषा के आधार पर राज्य को बनाया जा सकता है। ठीक है, भाषा के आधार पर बनाया जा सकता है। तो ये फजल अली, जिसमें 3 लोग थे, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और KM पानीकर। तो इसी कमीशन को, इसी पर्टिकुलर कमीशन को बोलते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। क्या बोलते हैं? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग। और इसी की रिकमेंडेशंस के बेसिस पे एक एक्ट पारित होता है, हमारा पारित होता है पार्लियामेंट में, संसद में एक एक्ट पास होता है, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, जिसके हिसाब से, उस पर्टिकुलर एक्ट के हिसाब से 14 भारत में 14 राज्य, 14 स्टेट और 6 यूटीज को क्रिएट किया गया था। तो उसी के तहत ही 1 नवंबर 1956 को यूपी को रीऑर्गेनाइज किया गया, एक तरीके से फॉर्म हुआ, राज्य का पुनर्गठन हुआ। समझ में आई इसके पीछे का इतिहास क्या है? अब भूलेंगे नहीं 1956 आप। और पॉलिटी वाला पार्ट भी यहाँ से कवर हो गया अपना, वो भी रिवाइज हो गया। पार्टीशन फ्रॉम उत्तराखंड, फिर क्योंकि यूपी इतना बड़ा था कि इसको पार्टीशन करना पड़ा। कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। ये उत्तराखंड के पास कितनी डिस्ट्रिक्ट गई, कितने जिले गए? 13 जिले गए उसके पास। तो उत्तराखंड ये विभाजन हुआ। अब यहाँ पे पॉलिटी की तुम्हारी एक और चीज़ रिवाइज करवा देते हैं। क्या चीज़ है वो? राज्य किस तरीके से टूटते हैं। हाँ, तो आपका किस तरीके से टूटते हैं, कौन सा अनुच्छेद? मैं आप सभी से पूछता हूँ, ठीक है? शांति से मत बैठो, पार्टिसिपेट करो क्लास में, ठीक है? नहीं आता तो आना पड़ेगा भाई, ये पॉलिटी भी आएगा, पॉलिटी भी आपके सिलेबस में, इंडियन पॉलिटी, उसका मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है? उसका भी रिवीजन आपका साथ साथ में करवाते चलूँगा। तो आर्टिकल कौन सा है जो स्टेट के उससे डील करता है कि स्टेट को तोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, यानी कि स्टेट को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, फिर कितनों में भी जोड़ा जा सकता है, उसका एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है ना, ऑल्टर किया जा सकता है, नाम चेंज किया जा सकता है। वो आपका आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 3 है संविधान का, जो बोलता है। 2 क्या बोलता है? 2 बात करता है कि किसी अगर बाहरी टेरिटरी को भारत का हिस्सा बनाना है तो हम अनुच्छेद 2 का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर किसी स्टेट का फॉर्मेशन, यानी कि उसका क्षेत्रफल बढ़ाना है, घटाना है, तोड़ना है, जोड़ना है, या फिर उसका नाम बदलना है, एग्जिस्टिंग स्टेट जो मौजूदा कोई राज्य है, तो अनुच्छेद 3। ये क्या है? जैसे मान लो कल को पाकिस्तान की कोई हमें टेरिटरी लेनी है भारत में, तो अनुच्छेद 2 का इस्तेमाल होगा। और इसका करने के लिए किस तरीके का बहुमत चाहिए होता है? साधारण बहुमत चाहिए होता है संसद में, सिंपल मेजोरिटी में। कौन करती है? संसद करती है देश की, राज्य नहीं करता है। राज्य कुछ यहाँ पे, राज्य क्या कर सकता है? सिर्फ राज्य अगर चाहे तो सुझाव रख सकता है, लेकिन कर कुछ नहीं सकता है। स्टेट को जोड़ने तोड़ने का काम, नाम बदलने का काम सिर्फ और सिर्फ देश की संसद करती है, और वो भी साधारण बहुमत से। समझ में आई बात? ठीक है। कैपिटल की बात करते हैं। कैपिटल क्या है? तो कैपिटल आज लखनऊ है, लेकिन शुरू से थोड़ी ना थी। इन 1921 में प्रांतीय राजधानी प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित करी गई थी। लेकिन अगर और पीछे जाएंगे तो 1836 में आगरा थी। उसके बाद 1858 में प्रयागराज बनी, और उसके बाद 1921 में टेम्पररी तौर पे लखनऊ को बनाया गया, ठीक है, और परमानेंट किया गया 1935 में। यानी कि 1921 में जो बनी थी वो टेम्पररी तौर पे बनी थी, और परमानेंट कब बनी? 1937 में। उससे पहले 1858। कैसे याद कर सकते हो? तो हम हिस्ट्री में, फिर पॉलिटी में पढ़ते हैं, वो जो एक्ट नहीं आते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858, जिसको क्वींस प्रोक्लेमेशन बोलते हैं।
तो ऐसे इसको याद कर सकते हो। तो 1836 जब ये आपका यूपी का पहला नाम पड़ा था, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस यानी कि उत्तर पश्चिमी प्रांत, तभी आगरा थी। देन उसके बाद 58 में प्रयागराज, 1921 में बन गई लखनऊ। परमानेंट कब बनी? 1935 में। ठीक है। स्टेट लैंग्वेज की बात करेंगे तो हिंदी स्टेट लैंग्वेज है 1947 में। उर्दू को बाद में 1989 में दर्जा दिया गया राज्य की दूसरी भाषा यानी ऑल्टरनेट लैंग्वेज का। है तो हिंदी 1947 में हुई थी, लेकिन ऑल्टरनेट स्टेट लैंग्वेज दूसरी भाषा। अगर आपने कई जगह देखा हो, प्रशासनिक जो कार्यालय वगैरह होते हैं वहाँ पर उर्दू का भी इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए क्योंकि ऑल्टरनेटिव लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज है। 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस घोषित किया था कि हम 24 जनवरी को, जिस दिन रीनेम किया गया था यूनाइटेड प्रोविंस को, ये उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त प्रांत को जब उत्तर प्रदेश नाम रखा गया था, तो उसी दिन को 2018 में घोषित किया गया था कि हम यूपी डे, ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस घोषित करेंगे। ठीक है। और थीम अगर बात करेंगे यूपी डे की 2025 की जो थी, दैट वाज डेवलपमेंट एंड हेरिटेज उत्तर प्रदेश ऑन द पाथ टू प्रोग्रेस, विकास और विरासत प्रगति की राह पर उत्तर प्रदेश, ये 2025 की थीम थी। तो हमें जो करंट वाली भी चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी साथ साथ। अब आते हैं थोड़े से एरिया के टर्म्स में ना, यहाँ पे चीज़ें रटने वाली वो हम रिवाइज करेंगे। ठीक है। जैसे मैं आपको ये चीज़ें रिवाइज करवा रहा हूँ ना, ये आर्टिकल 3 एंड एवरीथिंग, फजल अली कमीशन और धार कमीशन, वो सब, ये सब भी मैं आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो मैं बार बार आपको इतनी बार रिपीट कराऊंगा ये चीज़ कि आपके दिमाग में एकदम घुस जाएगी। बट फिर भी खुद से भी थोड़ा एफर्ट आपको लगाते रहना है। नोट्स भी आपको मिलेंगे, सारी चीज़ें आपको मिलेंगे, तो फिर थोड़ा तो आप एफर्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। एंड अगेन धीरे धीरे हम चल रहे हैं, तो इसमें आपको ऐसा भी नहीं कि एकदम से लोडेड आपको फील होगा। ठीक है। ऑल राइट, चलो अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। यस, टाइमिंग यही रहेगी आपकी। अब आते हैं एरिया पे। तो स्टेट का जो टोटल एरिया है, क्षेत्रफल है, वो कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है, 7.33% है। एरिया टर्म्स में अगर बात करेंगे तो ये पूरे इंडिया का 4th लार्जेस्ट स्टेट है, चौथा सबसे बड़ा राज्य है ये भारत का। इसके बाद राजस्थान सबसे बड़ा है, देन मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र। 5वें नंबर पे कौन आता है? 5th नंबर पे। चौथे नंबर पे तो यूपी आ गया आफ्टर राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र। तो राजस्थान सबसे बड़ा है, देन एमपी, देन महाराष्ट्र, देन आपका यूपी आता है, और 5वें नंबर पे आता है आपका गुजरात। ठीक। एरिया हो गया आपका कि 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर, ये आपको रटना है। 7.33% पूरे इंडिया के एरिया का। अब यहीं पे मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लूँ कि इंडिया का जो एरिया है पूरा, वो पूरे टोटल हमारी जो अर्थ है अगर हम बात करें उसका कितना एरिया है, जो पूरा अर्थ है अगर हम बात करें उसका कितना % एरिया हमारा इंडिया ऑक्यूपाई करता है? कितना है? 2.4%। ये पता होना चाहिए, इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है आपका। अब हमने एरिया देख लिया, पॉपुलेशन देखते हैं। जनसंख्या कितनी है? 19.98 CR यानी करोड़, 2011 की जनगणना के हिसाब से। अभी मत वो कर लेना, ठीक है, अभी का स्टेटस अलग अलग दिखाएगा, 21 करोड़। 2011 की जनगणना की बात हो रही है, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय पॉपुलेशन। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य यही है आपका। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूँ कि हमारी 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, अब यहीं पे मैं 75 डिस्ट्रिक्ट रट नहीं लेनी है, ठीक है, कि अभी एकदम से मैं सारी रटवा दूंगा आपको। धीरे धीरे जैसे मैंने बताया अपने आप याद हो जाएंगी। जैसे हाईएस्ट सबसे कौन है, अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले में है यूपी के, तो ध्यान रखिएगा ये कितनी है? प्रयागराज में है। ठीक है। और ये ध्यान रखना पूरे इंडिया की पॉपुलेशन का 16.16% है। अगर मैं बात करूं इंडिया की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का कितना है जरा बताइए। तो प्रयागराज जो जिला है आपका, डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। लोएस्ट है महोबा में। लोएस्ट कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको? महोबा में। अब दोनों देख लीजिए, ये है आपका महोबा जहाँ सबसे लोएस्ट है, जो कि बुंदेलखंड रीजन में आता है, आपको पता होना चाहिए, बुंदेलखंड रीजन में। और ये रहा आपका प्रयागराज ग्रीन में। ठीक है। यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आपका रहा प्रयागराज और ये रहा आपका महोबा।
ठीक है। अभी बेटा ध्यान से इनको यहाँ पे देखना, मैं मार्किंग कराऊंगा तो पूछूंगा मैं आपसे भी आप, ठीक है, कहाँ महोबा है, कहाँ प्रयागराज है, बताओ कौन सा। तो ध्यान रखना, ये बुंदेलखंड वाला रीजन है जिसमें आपका ये महोबा, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट ये सब आता है, और इधर पे आ जाएगा प्रयागराज आपका, ठीक है। यानी प्रयागराज और महोबा के बीच में बांदा है और चित्रकूट है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे अगर बात करें एरिया टर्म्स में, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। आपको पता चल ही गया है कि 5th नंबर पे कौन आता है, गुजरात है। लेकिन यहाँ पे हम ये जान लेते हैं कि एरिया टर्म्स में 3 लार्जेस्ट, ठीक है, 3 सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी हैं और 3 सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी हैं, यानी कि 3 सबसे बड़े ज़िले और 3 सबसे छोटे ज़िले। सबसे बड़े की अगर बात करेंगे तो पहले नंबर पे जो नाम आता है वो आता है लखीमपुर खीरी का, ठीक है, लखीमपुर खीरी का सबसे पहले नाम आता है। यहाँ पे मैप पे जरा देखो कहाँ पे लखीमपुर खीरी, तो ये जो आप देख पा रहे हैं जो कि नेपाल से बॉर्डर बनाता है। अभी बॉर्डर पे भी आएंगे, डिटेल में तो आज बॉर्डर नहीं पढ़ेंगे, बेसिक्स जानेंगे कितने स्टेट के साथ यूपी बॉर्डर शेयर करता है, यूटी के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री। तो ये रहा लखीमपुर खीरी, एरिया के टर्म्स में सबसे बड़ा है आपका। देन दूसरे नंबर पे आता है सोनभद्र और तीसरे नंबर पे आता है हरदोई। सोनभद्र ये रहा आपका, दिख रहा है आपको सोनभद्र। ये सोनभद्र जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे तो आई थिंक मैप पे दिख रहा होगा, ये देखो, ये बिहार के साथ बॉर्डर करता है, झारखंड के साथ करता है, छत्तीसगढ़ के साथ करता है, एमपी के साथ। पूरे भारत का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों के साथ बॉर्डर करता है ये, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ओके। और तीसरे नंबर पे क्या था हमारा, हरदोई था, ठीक है। तो मेन तो आप ध्यान रखना ये लखीमपुर खीरी को, ठीक है, जो सबसे बड़ा है। देन ये सोनभद्र जो दूसरा सबसे बड़ा है, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा हरदोई जो तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा है। अब 3 सबसे छोटे पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, फिर लिखवा देता हूँ। हापुड़, ये रहा आपका हापुड़, है ना, ये रहा आपका हापुड़ जो गाजियाबाद और मेरठ के पास आपको देखने को मिलेगा। देन है आपका भदोही, ये रहा आपका भदोही, दूसरा सबसे छोटा है। और तीसरा सबसे छोटा है गाज़ियाबाद जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये गाज़ियाबाद हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको लिखवा देता हूँ 3 सबसे स्मॉलेस्ट कौन से हैं। तो पहला तो है अपना हापुड़, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है भदोही जो कि कारपेट, वो सब हम आगे देखेंगे, यानी कि जो कारपेट्स होती हैं उनके लिए फेमस है बहुत ज़्यादा ये। और तीसरे नंबर पे आता है गाज़ियाबाद, ठीक है। मार्किंग देख के रखना, फिर हम लोग अभी मार्किंग फिर से करेंगे इसकी, ठीक है। तो ये हमने देखा पॉप एरिया एंड पॉपुलेशन दोनों चीज़ें, और पॉपुलेशन के टर्म्स में इंडिया का हाईएस्ट है। और सेकंड नंबर पे कौन आता है, वैसे यूपी हाईएस्ट है 19.98 सीआर पॉपुलेशन का। सेकंड नंबर पे कौन आता है यूपी के बाद, महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे बिहार। और पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का कितना है, क्यों पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का कितना है सर, न्यू ईयर पे डिस्काउंट, कालीन, यस कालीन, वही कारपेट को हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अभी तक किसी का आंसर आया नहीं है भैया, ध्यान रखना 17.7% है, ओके। अब आते हैं जोग्राफिकल पैरामीटर्स पे आते हैं, भौगोलिक मानक पे। जैसे इंडिया के बारे में पढ़ते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री तक है ना। पूरा अगर हम देखें तो साउथ से लेके नॉर्थ तक 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री तक है। वैसे यूपी कहाँ से कहाँ तक है, तो यूपी की अगर बात करेंगे तो ये हम बात करें कि यूपी का सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड कौन सा है और नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड कौन सा है। तो यूपी का सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है आपका 23 डिग्री एंड 52 मिनट्स, और सबसे नदर्न मोस्ट है 31 डिग्री 28 मिनट्स, यानी कि लगभग 8 डिग्री का अंतर। वैसे इंडिया के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों में कितने का अंतर है, 30 डिग्री का, है ना। लगभग 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री, तो 29-30 डिग्री का अंतर है। और ये लॉन्गिट्यूड यानी जो देशांतर है वो 68 डिग्री से लेके आपका लगभग 97 डिग्री है। तो वही 29-30 का लगभग दोनों में इक्वल होता है ना। तो वैसे यहाँ पे 70 डिग्री लॉन्गिट्यूड और ये 84 डिग्री, कितने का अंतर है, लगभग यहाँ पे भी 7-8 का ही अंतर है ना, 7 डिग्री का। तो लॉन्गिट्यूड ध्यान रखेंगे, लैटिट्यूड एक्सटेंशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है नो याद करना, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब जैसे कि इंडिया का हम देखते हैं कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट कितना है, तो उत्तर दक्षिण में ज़्यादा है,
यानी ऊपर से लेके नीचे तक जाओगे तुम, कश्मीर यानी फिर लद्दाख से लेके आपके तमिलनाडु तक जाओगे तो 3214 किलोमीटर की टोटल लेंथ आपको देखने को मिलेगी। वैसे ही यहाँ पे यूपी में 240 किलोमीटर है, यानी कि अगर मैं बात करूँ नॉर्थ से लेके साउथ तक तो दिस इज़ 240 किलोमीटर। लेकिन अगर इसका हम ये फैलाव देखें, यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है यानी कि ईस्ट वेस्ट, वो थोड़ा ज़्यादा है, 650 किलोमीटर है। अच्छा, इंडिया के ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन कितना है? यहाँ से तो 3214 है, यहाँ कितना है? 2933 किलोमीटर है ना, ईस्ट वेस्ट। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि रिवाइज होती रहें, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यूपीजी के तो पढ़ रहे हैं लेकिन नंबर तो इससे भी मिलेगा ना, ये नोट नहीं करनी, ना ही आपको नोट से मिलेंगे, क्योंकि इसके तो अलग से ज्योग्राफी में जो नोट्स आपको मिले हुए हैं वहाँ पे सब कुछ रहेगा। ये बस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। तो 240 किलोमीटर नॉर्थ साउथ, इंडिया का नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ज़्यादा है ईस्ट वेस्ट से, है कि नहीं ज़्यादा? 3214 ज़्यादा है ना 2933 से, लेकिन यहाँ पे नॉर्थ साउथ यूपी का 240 है, लेकिन ईस्ट वेस्ट 650 किलोमीटर है। जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का, भारत का जो भारतीय समय मानक है, जहाँ से हम टाइम डिसाइड करते हैं, भारत में एक ही टाइम जोन है ना, सबसे ज़्यादा किस देश के टाइम जोन है जरा बताओ? समय मानक सबसे ज़्यादा किस देश के हैं? तो भारत का तो एक ही है, जो कहाँ से पास होता है? 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स, जो 82 डिग्री और 30 मिनट जो देशांतर है, पूर्वी देशांतर है, इसी को भारतीय समय मानक बोला गया है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कहाँ से पास होता है? ये मिर्ज़ापुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहाँ से, जिसको हम मिर्ज़ापुर क्लॉक टावर भी बोलते हैं, मिर्ज़ापुर क्लॉक टावर, क्योंकि मिर्ज़ापुर से पास होता है इलाहाबाद या फिर प्रयागराज का जो नैनी है वहाँ से भी पास होता है। क्लियर है यहाँ तक सबको? किसी को यहाँ तक तो डाउट नहीं है? कंफर्म करिए एक बार, किसी को यहाँ तक कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है अभी। यस, फ्रांस में सबसे ज़्यादा 13 टाइम जोन्स हैं वहाँ पे, 13। यस, योगी जी का बुलडोजर भी आएगा क्लास में? हाँ बेटा आएगा, ज़रूर आएगा। 13 हैं। यस सर, आपके पढ़ाने का तरीका बेस्ट है, लेखपाल बैच जी के तो करो रहा, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स। अच्छा ओके, नो डाउट। ओके मुन्ना भैया, 14 नहीं है, 13 रोहित सिंह। ठीक है, नो सर, ओके ठीक। कब कब होगी क्लास मैं आखिर में बता दूंगा, अभी फोकस करो यहाँ पे। ओके चलो, अब हम थोड़ी सी बॉर्डर देखते हैं, हम पूरे उसमें नहीं उतरेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज थोड़ा सा भी बेसिक्स जान रहे हैं कि बाउंड्री अगर हम देखें, स्टेट की शेयर्स बाउंड्री विद 8 इंडियन स्टेट, 8 भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से? उत्तराखंड, हिमाचल अभी दिखाएंगे, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। आ जाइए मैप पे, दिख रहा है आपको? नीचे आ जाओ। एमपी सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट एमपी के साथ ही बाउंड्री बनाती हैं, 11 सबसे ज़्यादा जिले यूपी के एमपी के साथ ही बाउंड्री बनाते हैं। कौन कौन है सब देखेंगे आगे, ठीक है, सब कुछ आज ही थोड़ी ना पढ़ लेना है। तो सबसे 11 बेसिक्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में जाता रहे। देन यहाँ पे कौन सा स्टेट है? छत्तीसगढ़, जो एमपी से कट के बना था। ये है आपका झारखंड, ये है आपका बिहार, ठीक है, ये आपका बिहार यहाँ पे देखने मिलेगा। देन इधर पे आ जाओ, ये आपका राजस्थान, ये हरियाणा है, इधर उत्तराखंड है, इधर उत्तराखंड, और ये आप जो देख पा रहे हैं सहारनपुर, ये बना रहा है किसके साथ? हिमाचल के साथ। इसीलिए उत्तराखंड और हरियाणा आपस में बाउंड्री बेचारे नहीं बनाते, बिकॉज ये सहारनपुर बीच में आ जाता है ये। ठीक, तो ये तो हो गया आपके क्या क्या हो गया आपके? ये हो गए आपके 8 राज्य जिनके साथ बाउंड्री बनाते हैं। अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश है जिसके साथ यूपी बाउंड्री बनाता है, और वो है दिल्ली। और एक ही देश है जिसके साथ यूपी बाउंड्री बनाता है, और वो है नेपाल। तो यानी कि 8 स्टेट्स, 8 राज्य, 1 यूटी एंड 1 इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल। याद रहेगा ये? ठीक, क्लियर। हाईकोर्ट की अगर बात करेंगे तो यूपी का जो हाईकोर्ट है वो इलाहाबाद में है, यानी प्रयागराज में हमारा, और एडिशनल बेंच है लखनऊ में। बेंच का मतलब एक ब्रांच है, यानी कि जजेस यहाँ पे भी बैठते हैं, यहाँ से भी काम होता है। अब हर कोई प्रयागराज ना भागना पड़े हर किसी को, तो इसलिए लखनऊ में भी एक बेंच दे दी गई है कि लखनऊ में भी काम करवा सकते हो जाके। एंड डू यू नो कि इंडिया में लार्जेस्ट हाई कोर्ट है ये? लार्जेस्ट हाई कोर्ट किस टर्म्स में लार्जेस्ट है? जजेस के टर्म्स में। सबसे ज़्यादा जज अगर किसी हाई कोर्ट में है तो यहीं पे है। एरिया टर्म्स में नहीं बात कर रहा हूँ, एरिया टर्म्स में तो झारखंड वाली है, ये
वैसे है जजेस के अगर टर्म से बात करें, सबसे ज़्यादा जजेस यहीं के हैं, एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया। ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट का मतलब है ओल्डेस्ट नहीं, सबसे पुरानी नहीं है, लेकिन काफ़ी पुरानी है। सबसे पुरानी कौन सी है तो ध्यान रखना, कैलकटा। जो कैलकटा हाई कोर्ट है ये 1862 में बनी थी, 1861 में एक एक्ट आया था उसके हिसाब से। देन बॉम्बे की बनी 1862 में ही बनी थी, लेकिन सबसे पहले जो बनी थी वो कैलकटा की ही बनी थी, ये भी 1862 में। और देन आई थी आपकी मद्रास की। ठीक है, तीनों ही 1862 में बनी थी। ये जो बनी थी इलाहाबाद की हाई कोर्ट, ये 1866 में, यानी चौथी सबसे पुरानी हाई कोर्ट है और सबसे बड़ी है प्रेजेंट में अगर देखेंगे तो। डन, एक ही बेंच है। बफरिंग नहीं हो रही है, एक बार कंफर्म करो। अभी ठीक है? पता नहीं क्या इशू आता है, अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है क्लास बीच में। अभी एवरीथिंग प्रॉपर? अभी सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, एक बार कंफर्म करना। ऑडिबल, ओके। आई थिंक कोई तो क्लास को इधर उधर से इंटरफेयर कर रहा है भाई, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ तो दिक्कत है। ठीक है, बस नेट भी प्रॉपर है, सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, इंटरफेरेंस हो रहा है शायद क्लास में कुछ तो। कहाँ तक हो गया था एक बार कंफर्म करो, कहाँ तक हो गया था? इंटरफेयर कर रहा है भाई, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, किसी को यहाँ तक अच्छा ओके भाई, ट्रैफिक कॉलम सब देखेंगे आप जाओ। ब्रांच है वन ऑफ द ओल्डेस्ट, देन आई थी आप पढ़ी है प्रेजेंट। ओके, आई थिंक हाई कोर्ट तक हो गया था ना? ओके ठीक है, हाई कोर्ट तक हो गया था। एंड रियली सॉरी जो आपको क्लास में डिस्टर्बेंस हो रहा है, रियली सॉरी। हाई कोर्ट तक हो गया था एंड आई एम रियली सॉरी। ठीक है, मैं देखता हूँ कि कौन इंटरफेयर कर रहा है क्लास में, लेकिन कुछ तो शरारती तत्व तो मुझे लग रहे हैं आज। ठीक है, खैर। तो हम आए थे एक्चुअल में एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट में, प्रशासनिक मंडल और ज़िलों में, कि यूपी में टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 ज़िले हैं टोटल यूपी में। ठीक है, और फिर मैंने आपसे पूछा था कि आप किस ज़िले से हैं, लेकिन तब तक बफरिंग हो चुकी थी, तो बता दीजिए आप किस ज़िले से हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, बदायूं, ठीक है, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फिरोज़ाबाद, है ना। मैनपुरी का कर रहे, इत को जा रहे, कित को आ रहे औरैया, ठीक है, औरैया इधर हो गया, कानपुर देहात हो गया, कन्नौज हो गया, तो ये सब हैं, है ना। ये सब आपको देखने को मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अभी सब मैं मार्क करवाऊंगा इसमें। ठीक है, ये जो ब्लैंक मैप मैं रख के लाया हूँ, इसीलिए रख के लाया हूँ। सारी नहीं मार्क करेंगे यहाँ पे, कुछ मार्क करेंगे जो मैंने आज के लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट वाली बताई हैं। इससे क्या धीरे धीरे आखिरी क्लास तक, क्या आपको लगभग 8-10 क्लास में सारी डिस्ट्रिक्ट ना मैंने याद करवा दी तो कहना आप। ठीक है, सारी आपको एकदम मार्क हो जाएंगी। अब ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं। मतलब देखो, इट इज़ लाइक जैसे क्लास में होता है ना हमारा, क्लास में जैसे आप क्लास में हो गया अपने स्कूल में क्लास 8th में, तो क्लास 8 में भी आपके सेक्शन बटे होंगे। अगर आपके क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे तो सेक्शन बटे होंगे, सेक्शन ए, बी, सी, डी, इस तरीके से बटे होंगे। तो उसी तरीके से है, ये बहुत बड़ी क्लास है, 4th लार्जेस्ट है एरिया के टर्म्स में, और पॉपुलेशन के टर्म्स में तो सबसे नंबर 1 पे आता है यूपी, तो बहुत लार्जेस्ट तो है। तो इसको हमने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में बांट दिया। आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, चित्रकूट, देवीपटन, फैज़ाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर और वाराणसी। ये क्या हमने किया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन से बांट दिया, जहाँ पर कुछ जैसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका एक डिवीजन बना दिया, कुछ डिस्ट्रिक्ट का एक डिवीजन बना दिया, इस तरीके से। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बन गया। जैसे कि आपके अगर मैं बात करूं, डिस्ट्रिक्ट में डीएम होता है ना, होता है। ऐसे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिवीज़न होता है, जैसे जो कानपुर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है, तो यहाँ पर डिविजनल कमिश्नर बैठते हैं, जैसे जो डीएम से भी ऊपर हो गया। ठीक है, डिविजनल कमिश्नर जो कि क्या होते हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। जैसे कि अगर डिविजनल कमिश्नर की अगर बात करें कानपुर वाले एरिया में, तो विजयेंद्र पांडियन करके हैं डिविजनल कमिश्नर। अगर बात करें तो हर डिस्ट्रिक्ट में उनका डीएम होगा, उसके नीचे एसडीएम होगा, उसके नीचे तहसीलदार होगा, लेकिन डीएम के ऊपर डिविजनल कमिश्नर होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन का हेड होगा वो। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो कुछ तो लिखा है, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात, अकबरपुर। ये क्या है,
ये प्रशासनिक कार्यालय, प्रशासनिक मुख्यालय, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। जैसे कि जो जालौन जिला है, जो जालौन डिस्ट्रिक्ट है, उसका जो प्रशासनिक मुख्यालय है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, वो उरई है। तो अभी वो हम लिख नहीं रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपको कन्फ्यूज़न आ रहा हो कि दो दो बार क्यों लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि कई जैसे हैं, जैसे औरैया का औरैया है, कन्नौज का कन्नौज है, ठीक है, हरदोई का हरदोई है, सीतापुर का सीतापुर है। तो बहुत सिमिलर मिलेंगे, कुछ कुछ के अलग हैं, जैसे जालौन का उरई है। जैसे कि आपका गौतम बुद्ध नगर जो है उसका ग्रेटर नोएडा है। गौतम बुद्ध नगर का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट गौतम बुद्ध नगर पूरी स्टेट की जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है। आपको पता है 10% का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सिर्फ गौतम बुद्ध नगर का है। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में किसका है? ग्रेटर नोएडा का। सबसे सेकंड नंबर पे कौन आता है? दूसरे नंबर पे लखनऊ आता है 4% से। इनफैक्ट ये जो आपका गौतम बुद्ध नगर है अभी तो हम देखेंगे, ठीक है, जैसे कि ये सब दिल्ली एनसीआर में आते हैं, तो दिल्ली एनसीआर और ये एससीआर क्या होता है? एससीआर पता है, स्टेट कैपिटल रीजन होता है, राज्य राजधानी क्षेत्र। जैसे दिल्ली के आसपास वाले इलाकों को हम एनसीआर बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन। ऐसे लखनऊ के आसपास वाले जो इलाके हैं उनको हम एससीआर बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपके लखनऊ के साथ साथ हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली, ये सब स्टेट आ जाते हैं, और सॉरी डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। ये सब हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा इतना देखिए कि 75 डिस्ट्रिक्ट हैं आपकी, 18 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। लार्जेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है, सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट, वो भी मैंने आपको बताया था, लखीमपुर खीरी है, और सबसे छोटी हापुड़। इनफैक्ट मैंने आपको टॉप 3 और बॉटम 3 तीनों लिखवा दिए हैं, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा जो अभी मैं आपको मार्क करवाते चल रहा हूँ, जैसे लखीमपुर खीरी हो गया, हापुड़ हो गया, ये भी मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इट कंसिस्टेड ऑफ 49 डिस्ट्रिक्ट्स इन डिवाइडेड इनटू 10 डिविजन्स। जब हमारा जो यूपी है, जब हमारा यूपी बना था तब इसमें 49 डिस्ट्रिक्ट थी और 10 डिवीजन थे, और आज अगर हम देखेंगे तो 75 है, लेकिन 76 भी बहुत जल्दी ही मिलने वाला है। मिला नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट बनाती है सिंपल मेजोरिटी से, साधारण बहुमत से, लेकिन नया डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए कोई पार्लियामेंट की नीड नहीं होती है। वो स्टेट की गवर्नमेंट या तो अपने आप से कर सकती है, या वहाँ की विधानसभा में बिल ला के कर सकती है, वो जैसे चाहे वैसे कर सकती है। तो कल्याण सिंह नगर करके बनने वाला है, जो हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे कल्याण सिंह जी के नाम पे। पहले नहीं थे, पहले गोविंद बल्लभ पंत वो थे, ठीक है। ये बात कर रहा है जो मतलब एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, पहले नहीं थे, पहले तो हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी थे। इट इज़ प्लान टू बी फॉर्म्ड बाई कार्विंग आउट पार्ट्स ऑफ अलीगढ़ और बुलंदशहर। तो अलीगढ़ और बुलंदशहर के कुछ हिस्से निकाल के इसको बनाया जाएगा। मार्क कर लेते हैं कहाँ पर अलीगढ़ और बुलंदशहर। ये रहा आपका अलीगढ़, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं वेस्टर्न यूपी में आपको देखने को मिलेगा, है ना। एंड देन ये ठीक है, ये अलीगढ़ हो गया आपका, और ये हो गया बुलंदशहर। इन दोनों को कार्व करके थोड़े थोड़े एरिया निकाल के आपका बनाया जाएगा कल्याण सिंह नगर। ये भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग अतरौली, गंगगिरी और जो दुबई है उनको निकाल के यहाँ पर बनाया जाएगा कल्याण सिंह नगर को, ठीक है। बिकॉज डिस्ट्रिक्ट इज़ काइंड ऑफ बड़ा, जैसे कि अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जैसे कानपुर नगर की बात करूँ, ठीक है, कानपुर नगर, तो अब ये कानपुर एक सिटी हो गई, ठीक है, कानपुर सिटी। ऐसे घाटमपुर पड़ेगा यहाँ पे, तो क्या है वो कानपुर नगर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर आ रहे हैं, कानपुर आ रहा है, घाटमपुर आ रहा है, इस तरीके से। जैसे कि अपना ये हो गया गौतम बुद्ध नगर, तो गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा भी है, नोएडा भी है, ये सब आते हैं इसमें, ओके, ठीक है। अभी मार्किंग चलो पहले करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ मार्किंग खेल लें, क्यों, किसी का कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? किसी का यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? मार्किंग करवा ली जाए? हाँ जी, चलो। अब मार्किंग पता है कैसे होगी? ऐसे नहीं होगी। अब हम कुछ तो लिख रहे हैं और तुमको आंसर बताना है, ठीक है। अभी रुक जाना, अभी तुम कुछ मत करना, अभी हमें मार्क करने दो। तुम ABC मार्क हो गया, D भी मार्क कर देते हैं, और क्या मार्क कर दें, एक सेकंड रुको, चलो इतने में ही करते हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी स्टार्ट करते हैं।
पहला सवाल है, ठीक है। पहला सवाल है आपके लिए। पहला सवाल ये है कि स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है बाय एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन है, ए बी सी डी इस तरीके से लिखो, ठीक है। दूसरा, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है एरिया के टर्म्स में, ओके। तीसरा, जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है। चौथा, ठीक है, बस तुम ए बी सी डी मार्क करो, 1 का ए 2 का इस तरीके से, ठीक है। चौथा, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ये एरिया है, हाँ जी। तो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी, हापुड़ थी। हापुड़ कहाँ है, ये है, तो ये हो जाएगा इसका सी। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया लखीमपुर खीरी, कौन सी है, ये, तो 2 का हो जाएगा ए, लखीमपुर खीरी उत्तर होगा इसका। जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, गौतम बुद्ध नगर का है, कहाँ है, डी, तो डी 10% का। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन के टर्म्स में ई क्या है, प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। ये कौन सी है, बी कौन सी है जरा बताना, बी, ये है सोनभद्र, पता है पूरे यूपी में सबसे सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट यही है, पूरे यूपी में सबसे दक्षिणी अगर कोई हमारा जिला है तो यही है सोनभद्र, और 4 राज्यों से बाउंड्री बना रहा है सर, ठीक है। 4 राज्यों से बाउंड्री बना रहा है यहाँ पे, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पूरे देश में एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों से बाउंड्री बनाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, यानी कि 5 तो हमने डिस्ट्रिक्ट मार्क कर ली, एटलीस्ट 5 तो हमें पता चल गई। यहाँ पे ये कौन सी है, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, क्यों, विच डिस्ट्रिक्ट इज दिस, जो उत्तराखंड को मिलने नहीं दे रही है, किससे, हरियाणा से, और ये खुद हिमाचल से मिल रही है, नैन मटक के लड़ा रही है, ये कौन है, सहारनपुर। सोनभद्र सबसे नीचे है, सहारनपुर सबसे ऊपर है, तो ध्यान रखना सबसे सहारनपुर है और सबसे नदर्न मोस्ट है, ये सबसे उत्तरी है सहारनपुर, नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ये भी नोट कर लेंगे, ठीक है, नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट। और कुछ चीज़ें क्योंकि नोट्स अपडेट होंगे तो फिर मतलब जैसे क्लास एंड होगी तो थोड़ी देर में आपको नोट्स मिल जाएंगे अपडेटेड वाले, ओके, जो भी मैंने आपको दिखाए थे। ये आपकी सोनभद्र है, सोनभद्र सदर्न मोस्ट है, यानी कि जो नदर्न मोस्ट है वो भी ऐसे नाम उसका शुरू हो रहा है, और जो नदर्न मोस्ट है उसका भी नाम ऐसे शुरू हो रहा है। अब ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट भी देख ही लेते हैं लगे हाथ। ईस्टर्न मोस्ट है बलिया, ये रहा बलिया, दिस इज बलिया, ये है सबसे पूर्वी ईस्टर्न मोस्ट। और सबसे वेस्टर्न मोस्ट कौन सी है, सबसे वेस्टर्न मोस्ट है शामली। शामली कहाँ है, शामली सहारनपुर के जस्ट नीचे है, ये हो गया शामली, ये है आपका सबसे पश्चिमी जिला, वेस्टर्न मोस्ट। फिर इस मैप पे आऊँगा भी, ठीक है, तो ध्यान रखना सहारनपुर के नीचे ही शामली है, सहारनपुर के नीचे ही शामली है, तो सहारनपुर सबसे ऊपर, सोनभद्र सबसे नीचे, सबसे पूर्व में बलिया और सबसे पश्चिम में शामली, ठीक, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब सीट्स इन पार्लियामेंट देखते हैं, ठीक है, सीट्स इन पार्लियामेंट देखते हैं, और हाँ क्वेश्चंस भी हैं लास्ट में, तो ऐसा मत समझना, प्रैक्टिस भी करेंगे लास्ट में, ओके, ऑल राइट, ठीक है। गुरुजी हमको आपसे कौनो शिकायत नहीं, हमें शिकायत है आपके पितामह की, आपको उन्होंने सीबीएसई से पढ़ाया। गलत हो तुम, यहाँ पे हम सीबीएसई से नहीं पढ़े हैं आईएससी से पढ़े हैं, ठीक है। खैर, तो राज्यसभा 31 सीट है राज्यसभा में टोटल यूपी से, लोकसभा में 80 सीट है। तुम्हारा दिमाग कुछ लग रहा है सर, डिस्ट्रिक्ट तो 75 ही है, ये 80 सीट कहाँ से निकल के आई, क्यों ये 80 सीट कहाँ से निकल के आ गई, है तो 75 ही डिस्ट्रिक्ट, दिमाग लगाओ। स्टेट लेजिस्लेचर में अगर बात करें, राज्य का जो विधानमंडल होता है, स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होता है, विधानसभा आता है और विधान परिषद आता है, यही आता है, यही आता है। कौन सा आर्टिकल बताता है हमें, कौन सा हमारा अनुच्छेद है जो हमें कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताता है कि राज्य के विधानमंडल में कितने हाउसेज होंगे। ये है अनुच्छेद नंबर 168, जो हमें बताता है कि राज्य में एक विधानसभा होगी, वो तो होगी होगी, और विधान परिषद भी हो सकती है, विधानसभा विधान परिषद। लेकिन विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल सारे राज्यों में नहीं है, क्यों, जो बड़े हैं जिनको ज़रूरत है उन्हीं में है, और वो अनुच्छेद नंबर 169 के हिसाब से
बनाई जाती है या बिगाड़ी जाती है, यानी कि या तो क्रिएट करी जाती है या अबॉलिश करी जाती है। और कौन करता है ये काम? लेजिस्लेटिव काउंसिल को, विधान परिषद को क्रिएट करने अबॉलिश करने का काम कौन करता है? हमें ये जानना पड़ेगा, क्योंकि यूपी में है लेजिस्लेटिव काउंसिल। भारत में कितने राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद देखने को मिलेगी? रिकॉल करो। तो यूपी विधानसभा में 403 यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स बैठते हैं, यानी 403 लोग हैं। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में, विधान परिषद की अगर बात करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे 100 लोग हैं। कितने हैं? 100। और सबसे ज़्यादा पता है कहाँ से है? क्यों? विधानसभा में ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा प्रयागराज से हैं। प्रयागराज से कितने लोग हैं? प्रयागराज से 12 लोग हैं। आजमगढ़ से 10 लोग हैं। आगरा से 9 लोग हैं। तो ये टॉप 3 ध्यान रखना। ये डिसाइड कौन करता है? डिसाइड करता है परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन, जो आज तक कितनी बार बना है? क्यों? अनुच्छेद नंबर 82 के तहत। तो पहली बात तो 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसको कैसे याद रखते हैं? कबूतम, कबूतम। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और एमपी, ठीक, सॉरी, महाराष्ट्र। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में पकड़ के रखना इस चीज़ को, कबूतम को, और आपका सब कुछ याद हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि यहाँ पे मैं इसको अलग से इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये हमारा यूपी जीके का पार्ट नहीं है इसलिए, लेकिन हम रिवाइज कर रहे हैं इसलिए मैं आपको जल्दी से यहाँ पर बता रहा हूँ। तो कौन कौन से हो गए हमारे? ये कर्नाटक हो गया, आंध्रा हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया। टी से तमिलनाडु नहीं है, तेलंगाना है। और एम से एमपी नहीं है, महाराष्ट्र है। ये बस ध्यान रखना है पकड़ के। डिलिमिटेशन कमीशन आज तक 4 बार बना है, 1952 में, 1962 में, 1972 में, और एक आप बता दो कब बना है। और मैंने क्या पूछा था? और तो कुछ नहीं पूछा था, बता देता हूँ। विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद का जो कॉम्पोजिशन है, किसमें कितने लोग होंगे, ठीक है, कितने लोग नहीं होंगे, ये अनुच्छेद नंबर 171 में है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मैक्सिमम विधान परिषद में जो सदस्य हो सकते हैं वो विधानसभा का 1/3 हो सकते हैं। जैसे 403 है तो इसका 1/3 कितना होगा? क्यों? 134 के हिसाब से नहीं, 134 135, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं यहाँ पे। ये मैक्सिमम लिमिट है। मिनिमम कितने हो सकते हैं? क्यों? मिनिमम 40, मिनिमम 40 तो होने पड़ेंगे, और 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। स्पेसिफिक जो कॉम्पोजिशन है, अगेन वो बहुत लंबा चौड़ा है, वो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, रिपीट मतलब बोल देता हूँ अगर आपको रिवाइज हो जाए तो। 1/3 विधानसभा से चुन के आएंगे, 1/3 लोकल बॉडीज़ यानी कि जो हमारी नगर पालिकाएँ वगैरह वहाँ से आएंगे, 1/12 ग्रेजुएट लोग चुन के भेजेंगे, 1/12 टीचर्स भेजेंगे, और बच गए 1/6 वो राज्यपाल नामित करके यानी नॉमिनेट करके भेजेगा। लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस और कोऑपरेटिव मूवमेंट में, यानी कि साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और समाज जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है, सहकारी जो सेवाएं, उसमें। ठीक है, तो 52, 62, 72 और 2002। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, ठीक है, तो ये 4 बार बना है हमारा डिलिमिटेशन कमीशन। खैर, तो ये चीज़ समझ में आई कि 403 इलेक्टेड सीट है, 403 लोग विधानसभा में बैठते हैं और विधान परिषद में 100 लोग बैठते हैं। और ऐसा इसलिए है कि 75 डिस्ट्रिक्ट हैं लेकिन 80 यहाँ पे सीट हैं, क्योंकि कहीं कहीं से मल्टीपल्स भी निकल के आते हैं। जैसे कि लखनऊ है, लखनऊ से एक नहीं है, 2 लोग हैं। ठीक है, कानपुर में, कानपुर देहात से अलग है, कानपुर नगर से अलग है। जैसे इफ आई नॉट रॉन्ग, नगर से कोई पचौरी, सत्येंद्र पचौरी हैं, और देहात से देवेंद्र सिंह भोले हैं। अकबरपुर उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन लगता है, कानपुर देहात का अकबरपुर लोकसभा सीट लगती है। ठीक है, तो जैसे आगरा है, आगरा में, आगरा से 2 लोकसभा सीट निकल के आती हैं, आगरा की और फतेहपुर सीकरी की अलग अलग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि कुछ आपके ऐसे डिस्ट्रिक्ट भी हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा सीट निकल के आती है। जैसे मैंने आपको आगरा बताया, लखनऊ बताया, तो लखनऊ में लखनऊ और एक मोहन लालगंज है, तो 2 वहाँ से भी निकल के आती हैं। तो इस वजह से ये 80 हो जाती हैं अगर कभी पूछ ले तो, है ना। जैसे ना था लखनऊ से लखनऊ और मोहन लालगंज, आगरा से आगरा, फतेहपुर सीकरी। ठीक है, अब आते हैं करंट जो की पोजीशंस जो होल्ड करके रखी हुई हैं। जैसे अभी मुख्यमंत्री कौन है हमारे? तो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी। कौन है सीएम हमारे? योगी आदित्यनाथ जी। पहले सीएम कौन थे? क्यों? तो पहले थे, ध्यान रखना, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे गोविंद बल्लभ पंत जी। गोविंद बल्लभ पंत। 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ था, उस दिन इन्होंने क्या किया था? अपना एक तरीके से इन्होंने शपथ ग्रहण, मतलब काइंड ऑफ
ऑफिस एक्वायर किया था, ठीक है। देन उसके बाद, ठीक है, देन उसका मतलब ये अभी कब से हैं योगी आदित्यनाथ जी? 2017 से हैं, और आपको पता है कि 2027 में फिर से चुनाव होने वाले हैं, है ना। 2022 में दोबारा बने थे। गवर्नर की अगर बात करेंगे तो आनंदीबेन पटेल जी हैं 2019 से। पहले गवर्नर कौन थे? फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी, पहले राज्यपाल कौन थे? ये थे HC मोदी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अभी कौन है? क्यों? अभी करंट में अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बात करेंगे तो 2 लोग हैं। कौन है? केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, ठीक है। यूपी की वैसे बात है फीमेल नहीं है, यूपी ने ही देश को पहली फीमेल CM भी दिया और पहला फीमेल गवर्नर भी दिया। बताइए उनका नाम क्या है? फर्स्ट फीमेल गवर्नर, फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर, बताइए कौन थे? ये थी आपकी सरोजिनी नायडू, ठीक है। इनफैक्ट यूपी के अगर मैं बात करूं पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो वो आपके यही थी, ठीक है, ठीक है। और फीमेल CM कौन थी? JP कृपलानी जी की वाइफ सुचेता कृपलानी, ठीक, ओके। सर यहाँ पे HSC मोदी नहीं होगा, HP मोदी हो गया इफ नॉट रॉन्ग, क्योंकि उनका पूरा नाम कुछ तो ऐसे हरमज जी फिरोज शाह मोदी था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, HP मोदी पहले आपके गवर्नर बने थे। ये प्री इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। पोस्ट इंडिपेंडेंस होगा तो, पोस्ट इंडिपेंडेंस होगा तो सरोजिनी नायडू आंसर होगा, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और ये हो गए। अब आते हैं स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये कौन थे? तो ये मतलब कौन है? सतीश महाना। पहले कौन थे? फर्स्ट स्पीकर कौन थे? फर्स्ट स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो ये थे आपके। अगेन इसमें भी 2 नाम आ जाते हैं। एक तो आ जाता है नाम आत्माराम जी का, ठीक है, आत्माराम गोविंद खेर। पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, आज़ादी के बाद। अगर आज़ादी के पहले की बात करेगा तो पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन। कब? 1935, ठीक है। तो दोनों यहाँ नाम याद रखना। पहले अगर स्पीकर पूछ लेगा, ठीक है, पहले अगर विधानसभा के अध्यक्ष पूछ लेगा। अभी तो सतीश महाना है, ठीक है, जो कि अगेन कानपुर से ही है, ये बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर वैसे पूछेगा आपसे पहले कौन है, तो आत्माराम गोविंद खेर हैं आज़ादी के बाद, और उससे पहले पुरुषोत्तम दास टंडन। चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो ये अभी करंट में है जस्टिस अरुण भंसाली। कौन है अभी? जस्टिस अरुण भंसाली, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे तो वैसे पहले पूछेगा नहीं मेरे हिसाब से, अगर पूछ ले बाई चांस, अगर, ठीक है। ये पूरा नाम है, ठीक है, श्री शाह मोहम्मद सुलेमान, ओके। और ये अगेन इंडिपेंडेंस से पहले का। अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस पूछेगा पहले चीफ जस्टिस कौन थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद बीबी मलिक, बिधु भूषण मलिक, ठीक है, बीबी के वाइंस नहीं है ये, बिधु भूषण मलिक जी हैं। आज़ादी के पहले सर शाह, ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले। स्टेट सिंबल्स हमारा आज का आखिरी टॉपिक है, इसके बाद हम सिर्फ क्वेश्चंस पे आने वाले हैं। तो रेडी हैं स्टेट सिंबल्स के लिए सभी लोग? ओके। फिर से बफरिंग हुआ है क्या यार? ये बफरिंग का क्या इशू है? चलो यार आज थोड़ा सा वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। आई थिंक कुछ तो अराजिक तत्व तो मुझे लग रहे हैं अभी, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें प्रॉपर है मेरे साइड से। कहाँ बफ हुआ था अगर बोलो तो मैं रिपीट कर दूंगा। अगर बफ हुआ है कहीं पे तो आप मुझे बता दो, मैं रिपीट करता हूँ उसको। क्यों? बात तो सही है, कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैं कुछ भी वो है, ठीक है। आपकी विधानसभा ये क्लास UPP के बिल्कुल है, बिल्कुल है। और नहीं फालतू के कमेंट मत करो, ठीक है, अभी मैं उस पर जवाब देना नहीं चाहता हूँ। थोड़ा हुआ था बस, ओके।
चलो लास्ट में बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा उसको, ठीक है, फ्लो नहीं बिगाड़ते हैं। आप स्टेट मुझे बता देना, जहाँ भी प्रॉब्लम हो मैं रिपीट कर दूंगा। स्टेट एम्बलम पे आता है, राज्य चिन्ह पे, जैसे कि थोड़ा सा अब मैं अगेन इस पे लेके जाता हूँ आपको। ये क्या है? ये हमारे देश का नेशनल एम्बलम है, नेशनल एम्बलम ऑफ द कंट्री है। कब इसको अडॉप्ट किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को, जिसमें ये सारनाथ का पिलर इंस्क्रिप्शन से लिया गया है। सारनाथ का जो पिलर इंस्क्रिप्शन है वहाँ से, जहाँ पे 4 शेर हैं, चारों दिशाओं में आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको धर्म चक्र देखने को मिलेगा, जिसको व्हील ऑफ लॉ बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पे तो आपको शेर देखने को मिल ही रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? अबैकस बोलते हैं हम लोग, अबैकस। यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा? तो ये क्या है? हमारे एलिफेंट जी हैं। ये कौन है? हमारे बुल जी हैं। ऐसे ही एक लायन आपको देखने को मिलेंगे साइड में, और पीछे के साइड आपको देखने को मिलेंगे हॉर्स। तो 4 जानवर यहाँ पे हैं, लायन, हॉर्स, बुल और एलिफेंट अबैकस में। और नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिए हैं? मुंडका उपनिषद से लिए हैं। ये कहाँ से उठाए हैं? सारनाथ से। कब अडॉप्ट किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये भी पूछ सकता है, सारनाथ वाराणसी में ही है, इसलिए, ठीक है। तो ये इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि स्टेट एम्बलम की बात आई है तो देश का एम्बलम हमने जान लिया साथ ही साथ। अब स्टेट एम्बलम पे आते हैं, जहाँ लिखा हुआ उत्तर प्रदेश सरकार, आपने ज़रूर देखा होगा। 2 मछली बनी हुई हैं, ये कुछ तो बना हुआ है, क्या है ये नदियां हैं। कौन सी? गंगा जमुना तहजीब को दिखा रही हैं। गंगा और यमुना है ये, जो प्रयागराज में मिल रही हैं, यानी कि यूपी के प्रयागराज में इनका मिलन हो रहा है, जहाँ पे कुंभ ऑर्गेनाइज किया जाता है। और ये क्या है? ये है आपका बो एंड एरो, यानी कि धनुष और बाण, जो भगवान राम और उनकी नगरी अयोध्या का प्रतीक है। ये मछलियां किसका प्रतीक है? तो जो अवध प्रांत हुआ करता था, जो पहले अवध प्रांत हुआ करता था, एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, जहाँ पर जैसे वाजिद अली शाह, ठीक है, मुस्लिम रूल हुआ करता था, ठीक है। तो उसको ये रिप्रेजेंट करता है, यानी ये मुस्लिम रूल को एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है। ये हिंदुज़म का रिप्रेजेंटेशन है, भगवान राम का। तो यानी हिंदू मुस्लिम दोनों को यहाँ पर वो दिया गया है, और यहाँ गंगा और यमुना का मिलन हो रहा है। तो ये यहाँ पे आपको मुख्य किरदार देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में। क्या क्या है? राज्य चिन्ह में प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों के संगम को दर्शाने वाली मुहर है। इसमें अवध क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली मत्स्य यानी पौराणिक मछलियों की एक जोड़ी है, बिकॉज जो अवध का एक किंगडम हुआ करता था वहाँ पे मछलियाँ बनी हुई थी काइंड ऑफ गेट में, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये। धनुष और बाण की एक जोड़ी भगवान राम और उनकी नगरी अयोध्या का प्रतीक है। मुहर के चारों ओर लिखा गया कथन है उत्तर प्रदेश सरकार। सिंपल, ओके। अब आते हैं राज्य पशु पे, यानी कि स्टेट एनिमल क्या है? तो बारहसिंघा है, ठीक है, जिसको कि हम स्वैम्प डियर के नाम से भी जानते हैं। साइंटिफिक नेम इसका क्या है? रिकर्वस द्वाक्सली, ठीक है, रोसेवर्स द्वासली इसका साइंटिफिक नेम है। ये भी ध्यान रखना, इन्हों थोड़ा सा अजीब है, रटना नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। आर डी बनर्जी है ना, मोहनजोदारो वाले। स्टेट ट्री अशोक, अशोक का पेड़ है, ठीक है। साइंटिफिक नेम सरका अशोका, सरका अशोका, नाम से ही पता चल जाएगा अशोक, ठीक है। यहाँ नाम से तो पता नहीं चल रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे पता चल जाएगा सरका अशोका। बिलोंग्स टू, देख सकते हो कितना भयंकर नाम है, क्या नाम है इसका? कैसल पिनोडे सब फैमिली ऑफ लेग्यूम फैमिली। यह लेग्यूम की सीजल पिनियोडी उपकुल से संबंधित है। ये पिट्टू पहले से कुछ भी पूछ सकता है ना, तो कुछ भी। कंसिडर्ड अ सिंबल ऑफ पीस, यानी शांति का एक प्रतीक माना जाता है। कॉमनली प्लांटेड नियर टेम्पल्स, और जो सेक्रेड ग्रेव्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर इसको प्लांट किया जाता है। आमतौर पर मंदिरों और पवित्र उपवनों के पास लगाया जाता है। मेरे घर में भी लगा हुआ है, ठीक है। अशोक का पेड़ बहुत छाया देता है, लेकिन इसकी कटाई छटाई अगर ढंग से करी जाए तो काफ़ी घना भी हो जाता है ये। स्टेट फ्लावर की बात करते हैं, ये क्या है? पलाश। आप में से कितने लोगों ने बैटल ऑफ प्लासी के बारे में सुना है? तो एक्चुअल में जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ है वो पलाश क्षेत्र में, जहाँ पर पलाश बहुत ग्रो होता है, पलाश के पुष्प जो देखने को मिलते हैं, वहाँ पर हुआ था। वहीं से नाम पड़ा इसका बैटल ऑफ प्लासी, जो कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था, ठीक है। 23 जून 1757, जो बहुत ही डिसाइसिव वॉर था, जहाँ पे नवाब सिराजुद्दौला की जो फोर्सेस थी उनको हराया था ब्रिटिशर्स ने, लेड बाई रॉबर्ट क्लाइव, है ना। रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व करा था ब्रिटिश फोर्सेस का, और उसने हराया था किसको? नवाब सिराजुद्दौला को। खैर वो हम हिस्ट्री में तो
पढ़ाई हमने वो चीज़ को, लेकिन यहाँ पे आते हैं पलाश, जिसका साइंटिफिक नेम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ये ध्यान रखना, कहीं दूर दूर से पता नहीं चल रहा कि पलाश के बारे में बात कर रहा है। लेकिन अगेन आपको रटना नहीं है, अब आपसे कभी पूछ लेगा रैंडम भी तो आप आंसर कर देंगे कि हाँ ब्यूटिया मोनोस्पर्मा होगा। ओके। स्टेट बर्ड सारस क्रेन है, सारस क्रेन है, और साइंटिफिक नेम क्या है? ग्रस एंटीगॉन, ग्रस एंटीगॉन। ठीक है। अच्छा, ये जो स्टेट एम्बलेम है हमारा, इसको डिज़ाइन किसने किया था अगर पूछ ले तो? द आंसर इज कुछ नहीं, किसी के बारे में पता नहीं किसने डिज़ाइन किया, लेकिन हाँ इसको सबसे पहले क्रिएट कब किया गया था? फर्स्ट क्रिएटेड, तो ध्यान रखना 1916 में, 1916 में सबसे पहले इसको क्रिएट किया गया था, बनाया गया था। अडॉप्ट तो 1947 में किया गया था, आज़ादी जब मिली थी तब। अडॉप्ट 1947 में किया गया था, लेकिन क्रिएट 1916 में किसने किया था वी डोंट नो, लेकिन ये क्रिएट किया गया था 1916 में। ठीक है। स्टेट स्पोर्ट हॉकी है। हम देश का भी राष्ट्रीय खेल बोलते हैं हॉकी, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने स्पेसिफिकली बता रखा है कि हमारी तरफ से ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं है, यानी कि हम बोल देते हैं हॉकी देश का राष्ट्रीय खेल, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है। देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी आधिकारिक तौर पे घोषित नहीं है, लेकिन राज्य का यानी उत्तर प्रदेश का आधिकारिक तौर से घोषित है, और वो है हॉकी। क्या है? हॉकी है, ये चीज़ ध्यान रखना। हॉकी इज द स्टेट स्पोर्ट ऑफ आवर स्टेट। ओके। स्टेट एक्वेटिक एनिमल की बात करेंगे, ये राज्य जलीय पशु कौन सा है? तो ये हमारी गैंजेटिक डॉल्फिन है, जिनको कि हम सूसू के नाम से भी जानते हैं। सूसू इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ ऐसा तो छेद होता है, देख नहीं सकती हैं। ठीक है। गंगा के फ्रेश वाटर में ही रह सकती हैं, इनको एकदम फ्रेश वाटर चाहिए, इसलिए हमें गंगा को दूषित नहीं करना चाहिए। तो जब बाहर निकलती हैं तो क्योंकि पानी रहता है ऊपर हल्का सा, तो जब सांस यहाँ से बाहर छोड़ती हैं तो सू सू की आवाज़ आती है, सू सू ऐसे, तो इसलिए सूसू भी बोलते हैं गैंजेटिक डॉल्फिन। इवन ये हमारे देश का भी राष्ट्रीय पशु है, जो गैंजेटिक डॉल्फिन है ये देश का भी राष्ट्रीय पशु है, और हमारे यूपी का राज्य जलीय पशु भी है ये। साइंटिफिक नेम क्या है? प्लैटेनिस्टा गैंजेटिका, प्लैटेनिस्टा गैंजेटिका, ये इसका क्या है? साइंटिफिक नेम है। एंड स्टेट फिश अगर बात करेंगे, ये एक्वेटिक एनिमल है, फिश की अगर बात करेंगे तो ये चीतल है। राज्य मछली क्या है? चीतल। ठीक है। और अगर स्टेट एक्वेटिक एनिमल की बात करेंगे तो डॉल्फिन। अब एमसीक्यूज पे आ जाएं, किसी को कुछ डाउट ना हो तो पहले क्वेश्चन को आंसर कर दो। आई नो 1938 स्टेट एम्बलम को लेके आप बोल रहे होगे ना 1938, ठीक है, लेकिन मोस्टली जगह आप देखोगे तो 1916 क्रिएट और 1947 में अडॉप्टेड होगा। ठीक है। ओके। आप इसको कंफर्म भी कर सकते हो। पहला क्वेश्चन करो। ये सभी डॉल्फिन सेंसस भी हुआ था कुछ टाइम पहले। 1938 का भी बताता हूँ अभी, तुम पहले ये क्वेश्चन करो। ठीक है। आई नो 1938 तुम उसी को लेके बोल रहे हो ना, स्टेट सिंबल को लेके। पहले क्वेश्चन करो। कल्याण सिंह नगर किसको काट के बनाया जाएगा? 5 ऑप्शन है, जल्दी बताओ। अलीगढ़ और बुलंदशहर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज इनकरेक्ट? स्टेट एनिमल बारहसिंगा है, सही है। बर्ड सारस क्रेन है, यस। स्टेट फ्लावर पलाश, यस। स्टेट ट्री कोकोनट नहीं है, अशोक है ना? अशोक है। तो पूछ रहा है गलत कौन सा है? डी। इन द स्टेट एम्बलम ऑफ यूपी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट? बताइए, स्टेट एम्बलम में क्या चीज़ प्रेजेंट नहीं है? अ पेयर ऑफ फिश, अ पेयर ऑफ फिश, बो एंड एरो, कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स, अ पेयर ऑफ लायन। ठीक है। तो दिस इज पेयर ऑफ फिश भी है, बो एंड एरो भी है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर, अ पेयर ऑफ लैंड नहीं है। उस पर आ रहा है 1938, अभी बताते हैं, रुक जाओ। ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ यूपी डे? थीम क्या थी? सेल्फ रिलायंट उत्तर प्रदेश, इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट हेरिटेज यूपी ऑन पाथ टू प्रोग्रेस, ऑप्शन नंबर सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूपीज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है। तो यूपी के आई थिंक यहाँ पर क्वेश्चन हिंदी में नहीं है, अगले लेक्चर से हिंदी में मिल जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर आई थिंक कुछ तो इशू है, अगले लेक्चर से मिल जाएंगे। ओके। हिंदी में भी लोड लेने वाली बात नहीं है। चलो,
तो फिफ्थ का यूपी हैज़ 18 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, यस 18 प्रशासनिक डिवीजन है इसमें। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज हापुड़, ये तो स्मॉलेस्ट है। लार्जेस्ट तो लखीमपुर खीरी है, तो गलत हो जाएगा। 80 लोकसभा सीट है यूपी से, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 and 3 ओनली, ठीक है। ओके, हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट? तो करंट में चीफ जस्टिस कौन है बताइए? हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस? DY चंद्रचूड़, राजेश जी, तो अरुण भंसाली हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला करिए, विच एनिमल वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज द स्टेट एक्वेटिक एनिमल? चीतल, चीतल तो फिश है, ये तो स्टेट की फिश है ना। गैंजेटिक डॉल्फिन, क्रोकोडाइल, रोहू फिश, तो दिस इज योर गैंजेटिक डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम सूसू के नाम से भी जानते हैं। विच सिटी सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ द स्टेट बिफोर लखनऊ बिकेम द परमानेंट कैपिटल इन 1935? इससे पहले जब लखनऊ कैपिटल बनी 1935 में परमानेंट, ठीक है, क्या थी आपकी कैपिटल? 1921 में टेम्प्रेरी तौर पे बनी थी लखनऊ, 1935 से परमानेंट, और ये प्रयागराज इलाहाबाद। ओके, ठीक है, ऑलराइट। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? दोनों हाउसेज में सबसे ज़्यादा किसका रिप्रेजेंटेशन है? MP, महाराष्ट्र, यूपी, आंध्रा, किसका है? यूपी का। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, लोकसभा में कितनी, जरा बताइए। लोकसभा में तो अभी देखा 80 है, और राज्यसभा में 31 है। राज्यसभा में अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है ना, आपको पता है, जैसे सिक्किम वगैरह से एक ही सीट है सिर्फ। किस हिसाब से होता है? पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में होता है। ओके, पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में। ओके, चलो अगला है 10th, यूपी शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज़? कितने राज्यों और यूटीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो स्टेट भी और यूटी भी है। तो स्टेट कितने थे? 8 थे राज्य, और यूटी 1 था, और इंटरनेशनल बाउंड्री भी 1 ही थी, एंड दैट इज आंसर वुड बी 9, ऑप्शन नंबर बी, है ना, और 1 इंटरनेशनल बाउंड्री थी। यहाँ पे जो 1938 है, ठीक है, 1938 है, ये डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है। ऑफिशियल जब इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, क्रिएट 1916 में हुआ था, अडॉप्ट 1947 में हुआ था, ठीक है। इम्प्लीमेंटेड अगर पूछ लेगा, इम्प्लीमेंट कब किया गया था, तो वो 1948 है, 9 अगस्त 1948 अगर स्पेसिफिक पूछ लेगा तो, ठीक है। क्रिएट लेकिन 1916 में ही हुआ था, ये ध्यान रखना है। आई नो कि ये आपने कहीं से पढ़ा होगा, ये नहीं पढ़ा होगा क्योंकि ये पूछा नहीं गया है ज़्यादातर, तो यही याद है, लेकिन अगर पूछ लिया तो पता होना चाहिए 1916 में क्रिएट किया गया। तो ऑफिशियली इम्प्लीमेंट 1938, अडॉप्शन 47, ठीक है। डन विद टुडेज लेक्चर। कोई किसी का डाउट? यहाँ पे आंसर्स भी लिखे हुए हैं, ये PDF आपको बैच के अंदर मिल जाएगी। ये PDF, ये जो पूरा क्लास है, इसके जो नोट्स हैं जो मैंने आपको दिखाए थे, जो मैं फिर से दिखाता हूँ, इसी बैच के अंदर आपको मिल जाएंगे। क्लासेस कैसे क्या होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है नोट्स, ये अंग्रेजी में आप देख पा रहे हैं, हिंदी में मैंने क्लास के शुरुआत में दिखाए थे, ठीक है। तो ये जो हमने अभी क्लास करी है उसी के नोट्स हैं, देख लीजिए, ठीक है। तो यानी कि आपको अलग से कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम चमचमाते हुए। कैसे लग रहे हैं नोट्स, क्यों? तो ये जो नोट्स हैं आपको वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, ऑलराइट। तो ये भी बैच के अंदर मिल जाएंगे परमार अकेडमी ऐप पे। और क्लास का कैसा क्या शेड्यूल है, ये हिंदी में आपके, ठीक है, ये हिंदी में। तो क्लास का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कैसा क्या रहेगा। तो क्लास का ऐसा है कि ऑल्टरनेट बेसिस पे हम क्लास रखेंगे, और कुछ इस तरीके से होगी क्लास। और एक सेकेंड, तो क्लास कुछ इस तरीके से होगी ऑल्टरनेट, जैसे कि हमारे एक दिन यूपी के, एक दिन कंप्यूटर, एक दिन यूपी के, एक दिन कंप्यूटर। तो आज यूपी के हुआ, कल कंप्यूटर होगा, कल फ्राइडे है, ठीक है, कल फ्राइडे है आपका। ओके, तो इस तरीके से रहेगा। आपको बताता हूँ, मंडे, ठीक है, अभी तो क्योंकि आज थर्सडे आई नो, लेकिन 1 जनवरी से स्टार्ट करना था इसलिए हो गया था, नहीं तो ऐसा कर लेते हैं, एक सेकेंड, ऐसा कर लेते हैं, मंडे, ठीक है, वेडनेसडे और फ्राइडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन हो जाएगी आपकी यूपी की क्लास। देन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। अभी के लिए आज आई नो कि थर्सडे आज, लेकिन यूपी के हो रहा, कल आपका फ्राइडे है तो आपका कंप्यूटर होगा, लेकिन कोई नहीं, अभी इस वीक में आपकी यही 2 क्लासेस होंगी, फिर अगले वीक से पूरा इसी हिसाब से शेड्यूल सेट हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आपका लगभग आप मान के चलो कि आज की क्लास यूट्यूब पे रहने देना। अच्छा ठीक है,
आज ही क्लास पहली क्लास थी तो यूट्यूब पे रहने देंगे। 2 मिलियन पे क्या सरप्राइज़ है? वो तो सरप्राइज़ है, सरप्राइज़ अभी बता देंगे तो सरप्राइज़ किस बात का होगा फिर वो, हाँ। तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को यूपीजी के, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को कंप्यूटर। बस इस वीक के लिए मैनेज कर लो। आज आपका ये था। कल अमन सर 8 बजे कंप्यूटर, इसकी क्लास 7 बजे ही हुआ करेगी, कंप्यूटर क्लास 8 बजे हुआ करेगी यहीं पे, ठीक है। आई थिंक वो ऐप पे ही होगी, ये यूपी जी के यहाँ पे हो रही है बट वो आपकी ऐप पे ही होगी जिन लोगों ने ऐसा कोर्स में एनरोल कर रखा है। एंड फुल लेंथ टेस्ट जब आपका डेट वगैरह आएगा, मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्ज़ाम शायद जून तक में खींचे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि वैसे तो अभी आर ओ का जो है ना इलाहाबाद हाई कोर्ट का, खैर वो यूपी ट्रिपल एस सी नहीं करवाता है आपका, वो तो आपका खुद कोर्ट ही करवाता है, वो तो जल्दी हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आपका ये एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो तब तक हमारी ऑलमोस्ट चीज़ें हो भी चुकी होंगी, रिवाइज़ भी कर चुके होंगे लोग मल्टीपल टाइम्स। जैसे कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ चीज़ें करी। तो अभी तो क्या था, आज पहला क्लास था तो मैं शुरुआत में क्या ही रिवाइज़ करवाता। अब अगले क्लास में आप रिवाइज़ करके आइएगा, करंट क्लास का हम रिवीजन करेंगे उसका, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले। तो ये विद टेस्ट सीरीज़ है एंड ये विदाउट टेस्ट सीरीज़ है, ओके। 25 फुल लेंथ टेस्ट हैं इसमें, उसमें नहीं है, ओके। क्लियर है सभी को? चलिए, तो ये आपका नहीं होगा तो आज के लिए ये लेक्चर, क्योंकि काइंड ऑफ काफ़ी लोगों को जानना था कि परमार सर कैसा यूपी जी के पढ़ाते हैं, तो जान लिया ना कैसा जी के पढ़ाते हैं, ठीक है। जब पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी सब पढ़ा डाला तो यूपी जी के किस खेत की मूली भाई। ठीक है। तो क्योंकि एक्चुअली में ऐसा स्टूडेंट से सुनने को मिला था कि देयर इज़ अ काइंड ऑफ रूमर स्प्रेड बाई सम अननोन गनमैन। ठीक है, तो खैर कितनी क्लासेस होंगी, कितनी क्लासेस होंगी, कितने क्लासेस होंगी, तो लगभग आप मान के चलो कि अराउंड 25 के अराउंड क्लासेस, 25 के अराउंड क्लासेस, यानी कि अराउंड 2 महीने में हमारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। ड्यूरेशन वही 1 से 1.5 घंटे का आप ऑलमोस्ट ड्यूरेशन मान के चलो, ठीक है। हम थ्योरी भी करेंगे, हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। और क्विज़ आपको बैच के अंदर भी मिलेगी, ये जो क्विज़ या फिर जो और क्विजेज़ हैं आपको सब बैच के अंदर मिलेंगे। प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप भी है आपका बना हुआ है, वहाँ पे जो भी है अपडेट्स मिलते रहते हैं और आपको कुछ कुछ तो थोड़ा बहुत कंटेंट वहाँ पे भी मिलता रहता है, नोट्स वगैरह सब कुछ बैच के अंदर मिलेंगे। आज की क्लास आपकी यहीं पे रहेगी, सो दैट आप देख लें, ठीक है। ओके ओके ओके। हाँ, 5 ऑप्शन इसीलिए दिए हैं भैया मेरे, 5 ऑप्शन कहीं कहीं इसीलिए दे रखे हैं, आगे से सब में 5 ही मिलेंगे, आई नो। सर मेरा परसेंटाइल 92 है, शुड आई प्रिपेयर? येस ऑफ कोर्स यू शुड प्रिपेयर, 92 तो सही है। कंप्यूटर तो शायद ऐप पे ही होगा, ऐप पे ही। सम्राट रवि सर, आपके पढ़ाने का तरीका बेस्ट है, लेखपाल बैचन जी के तो कवर हो रहा है, पर यूपीपी कांस्टेबल एसआई का सिलेबस, यूपी होमगार्ड के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, सोशल मीडिया, जीएसटी, मुद्रीकरण, पुलिस प्रशासन, महिला। अच्छा सम्राट जी, देखते हैं, टाइम का ही थोड़ा सा अभाव रहता है, वही होता है। बाकी परमार क्लिप्स को किस किस ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उसमें भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि लेखपाल को लेके कुछ कुछ तो कंटेंट आता रहता है परमार क्लिप्स पे भी। आई थिंक उस पर 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, ठीक है, 1,160 सब्सक्राइबर हो गए हैं उसमें। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को, 1 महीने में हमने ये अचीव कर लिया, एंड दैट टू इन दी 1 जनवरी, नए साल में 1 महीने में 1 लाख। दैट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। क्यों? और वो भी क्रिंज कंटेंट पे नहीं, सिर्फ क्वालिटी कंटेंट है वहाँ पे, आप सभी को पता है, जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगा आपको। ऑलराइट, तो थैंक यू सभी को, ठीक है। बैच में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, वैसे तो आज पहली क्लास है तो ये अवेलेबल रहेगी, बाकी तो सब यहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा। ऑलराइट, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।